चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इंडिया ने बहुत बुरी तरह से धोखे रख दिया इंग्लैंड को और एक इनिंग्स और 64 रन से इंडिया मैच जीत गई। 2.5 दिन भी ठीक तरह से पूरे नहीं हुए थे और इंग्लैंड ने बिल्कुल ही सरेंडर मार दिया। कल जिस तरह से मुझे उम्मीद थी कि शायद इंग्लैंड थोड़ा बहुत फाइट करेगी क्योंकि आखिरी दिन है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। और जिस तरह से कल जो मैं बात कर रहा था कि आखिरी एग्जाम पेपर के पहले जो जाने की तैयारी की जो जल्दी होती है, वही इंग्लैंड ने दिखाया कि शायद वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है और वो मेंटली एक्चुअली सरेंडर कर चुके थे। फिजिकली सरेंडर तो बाद में हुआ, लेकिन वो मेंटली सरेंडर तो बहुत पहले ही हमको दिख रहा था। या फिर ये है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में काफी बुरी तरह से मार खा गए। वो एक्चुअली, अब खैर क्या किया जाए, पहले तो हम मैच की बात कर लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे कि इस पूरी सीरीज में हुआ क्या। सुबह जब इंडिया खेलने आई तो 473 रन पे 8 विकेट से खेलना शुरू किया और जैसे कि हमको उम्मीद थी, शुरू के आधे घंटे 20 मिनट में ही ये दोनों निपट गए। एंडरसन ने 700 अपना 700वां विकेट ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। पहली बात तो ये कि 187 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में, जहां की लोग बाग बहाने बना रहे हैं कि किस तरह से हम टेस्ट मैच ना खेलें, जिसके कि हमारे पास 50 एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में और भिखारियों के देश में, जो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और लीग क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के नाम से उनको पसीने आते हैं। उनको देखते हुए जेम्स एंडरसन जैसे या स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे जो बॉलर्स रहे हैं, इनका जो डिटर्मिनेशन है या जो इनका कमिटमेंट था टेस्ट मैचेस के लिए, ये वाकई इसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते। जो आदमी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है वो वाइट बॉल क्रिकेट तो खेल ही सकता है। और मतलब इसके बाद एज अ फास्ट बॉलर अगर कोई 187 टेस्ट मैच खेलता है, आज भी 41-42 साल की उम्र में, अगर वो वैसा ही फिट बना हुआ है, तो इसके लिए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। आप अगर वो लिस्ट देखें जिसमें कि जिन लोगों ने 700 या 700 के ऊपर विकेट लिए हैं, तो शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए हैं और मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं। वो दोनों ही स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स की बॉडी के ऊपर जो लोड आता है, फास्ट बॉलर का मतलब उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फास्ट बॉलर मतलब मैं तो ये कहूंगा, फास्ट मतलब स्पिनर अगर 3 टेस्ट मैचेस खेलता है तो फास्ट बॉलर का 1 टेस्ट मैच उसके बराबर होता है। इतना ज्यादा बॉडी, कंधे, घुटने, सब के कमर के ऊपर जो लोड आता है वो कंपेरेबल ही नहीं है किसी के साथ। तो इस तरह के बॉलर को एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए और वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये 700 विकेट। 187 टेस्ट मैच अपने आप में खेलना, ये तो बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है। तो बॉलर होके आपको इस तरह से खेलना बहुत बड़ी बात है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खैर 700 विकेट तो उसको मिल गए, लेकिन टीम तो लगी पड़ी हुई थी। और टीम लगी पड़ी हुई क्यों थी, वो हमको और आपको सभी को पता है, उनकी बल्लेबाजी के अप्रोच की वजह से। तो मुझे ये लग ही रहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर से करेंगे। और कहने को मुझे मन में ये उम्मीद थी कि शायद कुछ तो फाइट करें, कुछ तो फाइट करें। अब आप एक बात आप लोग ही अपने दिल पे हाथ रख के जरा बताएं, ये जो सीरीज विक्ट्री हुई है या ये जो जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला है, इसके बाद ठीक है जीत गए आप, वो रिकॉर्ड्स में आपके 4-1 की विन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या एक्चुअली मजा आया? मजा तभी आता है जब सामने वाली टीम फाइट करे। तो फाइट जब तक नहीं होती है ना, तब तक जीत का उतना स्वाद जो है वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप जीत गए, सब कुछ हो गया, आपकी टीम नंबर 1 हो गई, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के बहुत बड़े दावेदार भी बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अल्टीमेटली हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये टीम इंग्लैंड की जो थी, ये इससे बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकती थी। आज भी आप बताइए कि जिस तरह का विकेट था, क्या मतलब ऐसा कभी इस तरह का बैटिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए था क्या? बेन डकेट ने किस तरह का शॉट मारा है? बेन डकेट को तो वही हुआ है जब से उसके रिवर्स स्वीप और वो नॉर्मल स्वीप जब उसके कर्व कर दिए इंडियन टीम ने, उसके बाद उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं बैटिंग करूं तो करूं कैसे। ये मतलब सीधे बल्ले से भी तो आप खेल सकते हो ना, किसने कहा है कि आपको वही वही मारना है? लेकिन उसके पहले खैर मैं एक बात बताऊं आपको कि इस सीरीज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो रहा है यशस्वी जायसवाल
और कुलदीप यादव की वजह से। बाकी प्लेयर्स तो वैसे ही थे जो कर रहे थे काम, और बैट्समैन रन नहीं बना रहे थे और बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहे थे। पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ, पहला टेस्ट अच्छा खासा, अब आज सारे लोग अश्विन की तारीफ कर रहे हैं। अश्विन की तारीफ तो खैर सभी लोग पता नहीं कब से कर रहे हैं, लेकिन अरे भैया तुम इतने बड़े बॉलर थे तो पहले टेस्ट मैच में क्या हो गया था? कहां तुम्हारी वो अंडर कट बॉल और ऐसा डेविएशन और ऐसा वेरिएशन और सारी पीएचडी कहां गई थी? जब वो सारे दूसरे बच्चे विकेट ले रहे थे तब तुम्हारा क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे बल्लेबाजों ने रन ही नहीं बनाए थे। जब रन नहीं बनाएंगे तो बॉलर क्या करेगा? लेकिन फिर भी विकेट तो वैसा ही था ना, जिस विकेट पे इंग्लैंड के बॉलर्स अगर विकेट ले सकते थे स्पिनर्स, तो हमारे स्पिनर्स ने क्यों नहीं विकेट लिए? लेकिन फर्क पड़ जाता है जब बैटिंग में आपको लीड मिल जाती है रन्स की। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यही हुई है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए तो उनके बॉलर्स क्या करते? उनके बॉलर्स के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये तो देखिए, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इंग्लैंड की काफी बदकिस्मती रही कि उनका जैक लीच अनफिट हो गया पहले ही मैच में। जैक लीच कुड हैव एक्चुअली मेड अ डिफरेंस, और जैक लीच को आप ये कह सकते हैं कि वो इंडियन स्पिनर्स के कंपैरिजन में अगर कोई उनकी बराबरी का था तो वो जैक लीच था, और इस वजह से इनको बहुत बड़ा डेंट लगा है। लेकिन फिर भी उनके स्पिनर्स की जो भी लिमिटेशंस थी, जो भी कम एक्सपीरियंस था, उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। मतलब अब वो पाकिस्तानी जो बशीर था उसने अल्टीमेटली पिछले टेस्ट में 8 विकेट लिए, इस टेस्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो उसने तो बॉलिंग की ना। लेकिन फर्क कहां पड़ा? फर्क वहां पड़ा है जब उसके पास डिफेंड करने के लिए रन ही नहीं थे। अब 218 रन में क्या तो डिफेंड करेगा वो? सामने वाली टीम और इंडिया टीम 5वें टेस्ट मैच में जब बैटिंग करने आई तब वो तो काफी चढ़े हुए थे, बहुत बुरी तरह से चढ़े हुए थे ये लोग। इनको मतलब किस चीज का डर था? इन्हें मालूम था एक तो मन में कि हम कितने भी कम रन बनाए इंग्लैंड और उसमें कुछ ना कुछ भंड मार के हमको लीड दे ही देगी। वही हो रहा है हर मैच में, पिछले सारे मैचेस में यही हुआ है। हम सब देखते चले आ रहे हैं कि अच्छी खासी स्ट्रांग पोजीशन, उसके बाद ये लोग कबाड़ा कर देते हैं। अब आप ये देखिए, इसी टेस्ट मैच में जब टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है, पहले दिन 101 रन पे 1 विकेट था इंग्लैंड का, 100 रन पे 1 विकेट। उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने बनाए 218 रन। तो मतलब इस तरह की बैटिंग अगर कोई टीम करेगी फिर क्या हो सकता है? जो रूट ने तो बहुत ही बड़ा सत्यानाश किया है अपनी बैटिंग का और अपनी टीम का। लेकिन अभी क्या है कि वो अपनी टीम की फिलॉसफी से अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, और जब उसने भी गंदे शॉट मार मार के और वो आउट हुआ है तब भी टीम उसको डिफेंड ही कर रही थी। हालांकि ओपनली तो सब डिफेंड ही करते हैं, लेकिन ये तो मान के बैठे हैं ना कि नहीं, एंटरटेन करने का मतलब यही है कि आड़ा टेढ़ा शॉट मार के रन बनाए जाए, आड़ा टेढ़ा शॉट मार के रन बनाए, और उसके बाद अगर हम आउट भी हो जाएंगे तो हम छुप जाएंगे अपनी बेसबॉल की फिलॉसफी के पीछे। तो अब आप कहने को छुपा लो अपने सर कहीं भी किसी भी फिलॉसफी के पीछे, लेकिन दुनिया को तो समझ में आ रहा है ना। और दूसरी बात यह है कि आप जब फेल हो जाते हो अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करने में, जो कि आप कर सकते थे, तो वापस जाने के बाद, और इवन वापस जाए बिना भी, अभी इंग्लैंड के पुराने क्रिकेटर्स जो हैं वो क्या बुरी तरह से कपड़े फाड़ रहे हैं अपने और टीम के। वो तो सारे गालियां दे रहे हैं, नासिर हुसैन क्या और माइकल एथरटन क्या। लेकिन मुझे तो अभी सुना ही नहीं दिया है वो बुढ़े जेफरी बॉयकॉट के बारे में। वो जेफरी बॉयकॉट तो पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने पे आ गया था कि रोहित शर्मा की तो उम्र हो गई है और अब ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। पिछले 3 टेस्ट मैचेस से बिल्कुल गायब ही है वो पता नहीं कहाँ है। तो ऐसा बेवकूफ आदमी है वो हमेशा वो इंडिया को क्रिटिसाइज करने पे तोला रहता है। और ये मैं हिस्टोरिकली देख रहा हूं उसको, उसकी बदतमीजी मैं बहुत 30 साल से देख रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो जानते नहीं होंगे, मैं तो उसको खेलते हुए देखा है मैंने उसको, और वो इतना नालायक टाइप का आदमी है। वो हमेशा इंडिया की टांग खींचने में लगा रहता है, लेकिन अब मुंह छुपा के पता नहीं कहां छुपा हुआ है। तो इस वजह से मुझे अच्छा भी लगता है कि इंग्लैंड की जो दुर्गति हुई है, भले उनके कर्मों के कारण हुई है, लेकिन वो डिजर्व भी करते हैं ये कि इनके कुछ लोग जो हैं पुराने, इन लोगों ने हमारे साथ एक तो भेदभाव बहुत किया है, हमको हमेशा इनके डुअल स्टैंडर्ड्स रहे हैं हमारी टीमों को ट्रीट करने में,
और हमको कभी भी हमारे साथ इन्होंने रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं की। वो एक डेविड गॉवर है, वो डेविड गॉवर एक नंबर का नालायक आदमी है, उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। मैं बताऊंगा कभी मुझे टाइम मिलेगा तो। ये सारे के सारे रेसिस्ट है, और खासतौर पे आज से 30-35 साल पहले वाले जो थे सब रेसिस्ट है ये बिल्कुल। ये तो इनको पता नहीं क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो अब इनकी जो टीम की दुर्गति हो रही है इनके ही लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है होना ही चाहिए इनके साथ। तो बेन डकेट मतलब क्या बेवकूफी का शॉट मारा है उसने। शॉट क्या मारा है, शॉट तो मार ही नहीं पाया, बोल्ड हो गया बेवकूफ कहीं का। विकेट की बॉल पे आगे बढ़ के खुद को यॉर्क कर लिया स्पिनर की बॉल पे। बताइए आप, अश्विन को इससे ज्यादा आसान विकेट जिंदगी में कभी मिला होगा? फिर वो जैक क्रॉली पूरी सीरीज भर अच्छा खेलता आया और जैक क्रॉली आउट हो गया। उसके बाद कौन था को मतलब ये तो इनकी ऐसी हालत हो गई बुरी कि मैं क्या बताऊं आपको। 16 बॉल तक जैक क्रॉली खेलता रहा, उससे मतलब रन ही नहीं बन रहा था। और जब कभी ऐसा होता है ना, तो आप यही देखना कि जब कभी ऐसा इतना टाइम ले लेता है बैट्समैन अपना अकाउंट ओपन करने में, फिर वो अल्टीमेटली आउट ही हो जाता है। जैसा हमने जडेजा के साथ देखा था पिछले मैच में, नहीं, जो वो 25-27 बॉल तक खेलता रहा, 2 ही रन बनाए, उसके बाद आउट हो गया। ऐसा ही होता है। फिर ओली पॉप ने आके मुझे ऐसा लगा कि ओली पॉप आज कुछ करेगा, शायद उसको कुछ शर्म आ गई होगी कि अरे यार मैं कुछ तो करूं, तो उसने कुछ शॉट वॉट मारे। लेकिन फिर वो भी मतलब कुछ तो भी उल्टा सीधा स्वीप मार दिया उसने। क्या ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को लपेट के स्क्वायर लेग पे जायसवाल को कैच देके गया है वो। क्या किया जाए इनका। जो रूट बेचारा लगा रहा, जो रूट को शायद कुछ शर्म आ रही थी कि भैया ये तो, या तो वो मन में सोच रहा होगा कि भैया इनके चक्कर में मेरा एवरेज का क्यों कबाड़ा करवाऊं, मैं मेरा रिकॉर्ड क्यों खराब करूं। तो मैं पिछले मैच से ही वो लग रहा था कि शायद कुछ सोच साच के आया है। अब इस मैच में लगा रहा, बट ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि सामने से तो कोई टेकने को तैयार ही नहीं था। बेन स्टोक्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बेन स्टोक्स तो मतलब हद ही कर दी उसने, हद कर दी है उसने। कुलदीप यादव उसके लिए बहुत जबरदस्त आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है कि वो मुझे तो लग रहा था कि वो मना ही ना कर दे बैटिंग आने के लिए, कि बैटिंग में नहीं करता, मैं डिक्लेयर्ड हूं कुछ भी हो सकता है। ऐसी हालत बेन स्टोक्स की मैंने कभी नहीं देखी। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो बॉलिंग नहीं कर रहा है। एक्चुअली अगर वो बॉलिंग करता ना तो शायद कुछ कर सकता था, या फिर अगर आप एज ए बैट्समैन खेल रहे हो तो फिर कुछ ढंग की अप्रोच से आप लेके आओ। लेकिन यहां तो मुझे लगता है कि टेक्निक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कुलदीप यादव, अगर ये लोग ना इंडियंस कुलदीप यादव को पहले टेस्ट मैच से खिलाते तो ये लोग ना 5-0 से जीतते ये सीरीज। क्योंकि जिस विकेट पे इंडियन बाकी जो अश्विन जडेजा फडेजा ये सब नहीं कर पाए ना, कुलदीप यादव उनको वहां पे 15 विकेट लेके निपटा देता है हैदराबाद में। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये जब कुलदीप यादव को नेट्स में देख रहे थे तब इनको समझ में नहीं आया कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वो तो मतलब आप ये देखिए, भला हो कि वो जडेजा इंजर्ड हो गया, इस चक्कर में कुलदीप यादव को इन्हें लेना पड़ा, नहीं तो ये बिल्कुल लेते ही नहीं उसको और ये फाइटिंग सीरीज हो जाती। क्योंकि कुलदीप यादव के अलावा विकेट ले कौन रहा था। अब कहने को अश्विन ने 9 विकेट लिए हैं इस सीरीज इस मैच में, लेकिन आपको पता है मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव को क्यों मिला है? क्योंकि बॉलिंग तो उसी ने की है, बाकी तो क्या है अश्विन का। आज एक आदमी मुझसे कह रहा था कि अरे साहब आप तो ये कह रहे थे कि अश्विन का बेकार बॉलिंग है, ये है वो है, और अश्विन को देखा आपने जो क्या बॉल फेंकी थी उसने आज। तो उसने एक बॉल फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल इतनी ज्यादा स्पिन हुई कि बैट पैड के बीच में से निकल के लेग स्टंप को मिस करके निकल गई बॉल। तो मैंने कहा हाँ यार आज बॉल तो बहुत अच्छी फेंकी, तो एक काम क्यों नहीं किया उसने, 15-17 बॉल और फेंक देता ऐसी। तो बोले अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो तो विकेट में ऐसा था उसकी वजह से निकल गई। तो मैंने कहा अब तुम अपना आंसर खुद ही दे रहे हो ना कि विकेट में ऐसा था, उसमें अश्विन ने ऐसा क्या कर दिया था। अगर अश्विन सारी बॉल ऐसी फेंक सकता तो सारी फेंक देना। तो ये विकेट जब हेल्पफुल होता है तो सारे लल्लू पंजू सब विकेट ले लेते हैं। लेकिन पहले दिन, मैच के पहले दिन कौन बॉलर विकेट लेता है, और वो भी एक स्पिनर, स्किल उसकी मानी जाती है। बाकी तो फिर क्या है, और फिर रहा सा तो इंग्लैंड के बल्लेबाज, उनको तो बल्लेबाजी करके देना नहीं है। पता नहीं उनको क्या जल्दी है। मुझे लगता है कि वो
पहले से टेंशन में आ गए। जब ये सीरीज में आने वाले थे तब से ये मन बना के आए होंगे कि हमारे पास इंडियन स्पिनर्स को टैकल करने का बस एक ही तरीका है, आड़ा स्वीप, टेढ़ा स्वीप, लेट के मारो स्वीप और सर के ऊपर से मारो, सब कुछ इस तरह के शॉट मार मार के हम इनको पागल कर देंगे। और किस्मत से ये घटिया विकेट इनको मिल भी गया हैदराबाद में पहला, और वहां पे इनके स्वीप वगैरह चल भी गए। रोहित शर्मा ने उल्टी सीधी कप्तानी की, जब इनके स्वीप्स को रोकने के लिए उसने फील्डिंग नहीं लगाई। ओली पोप ने बना दिए 190-95 रन, वो किसी तरह से ये लोग टेस्ट मैच जीत गए। वहां पे इंडिया ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की और खड्डा तो विकेट था ही, तो इनकी खुद की पसीने छूट रहे थे इंडियन बैट्समैन के। लेकिन उसके बाद इनको समझ में आ गया इंडियंस को कि भैया ये विकेट दिया तो हमारे बल्लेबाज तो खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने ये किया कि भाई चलो अब थोड़ा सा फेयर विकेट बनाते हैं। इंग्लैंड ने क्या किया, वहां पे पॉइंट मिस कर दिया। इंग्लैंड ये सोचता रहा कि अभी ये फिर से विकेट वैसे ही बनेंगे, और वो अपने आड़े टेढ़े बल्ले घुमाने के चक्कर में वो दूसरा टेस्ट मैच ये लोग हार गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंग्लैंड को तब भी समझ में नहीं आया कि इंडिया खुद डर गया है अब स्पिनिंग विकेट बनाने से। तो दे शुड हैव एक्चुअली स्विच्ड ऑन टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ बैटिंग। तीसरे टेस्ट मैच से एक्चुअली वो तो उन्हें सेकंड टेस्ट मैच में ही करना चाहिए था, जब विकेट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये फेयर विकेट है, इसके ऊपर नॉर्मल बैटिंग करनी है, आपको आड़ा टेढ़ा मारने की जरूरत नहीं है। तो वो इन लोगों ने किया नहीं, जिसका फायदा फिर इंडियन स्पिनर्स को तो मिलना ही था। आपको करना क्या है, जब आप सामने वाला आड़े टेढ़े शॉट ही मारने खड़ा हुआ है। अब जॉनी बेयरस्टो कितने मैचेस में सीधी बॉल पे आड़ा बल्ला खेलते हुए आउट हुआ है एलबीडब्ल्यू, जबकि वो सीधे बल्ले से खेल सकता था। तो अब जब नहीं करोगे आप ये, तो फिर तो नतीजा यही होना है। तो इस वजह से ये सारी लॉटरी लग गई इंडियन स्पिनर्स की। इसके बारे में हम खुश तो चलो हो रहे हैं कि ठीक है, इंग्लैंड जैसी टीम को हमने धो दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उतना फाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कुल मिला के इंग्लैंड ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे इस सीरीज में, और मतलब खैर इनकी बदकिस्मती ये है कि जैक लीच इनका बाहर हो गया, तो इस वजह से ये जो स्पिनर्स थे इनके, ये बेचारे वो कर नहीं पाए जो कि ये कर सकते थे अगर इनके बल्लेबाज इनको रन बना के देते। और रन बनाना मुश्किल नहीं था, सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था इनको, लेकिन ये खेले नहीं। और इन लोगों ने जो भी हुआ है इनके साथ, दुर्गति जो हुई है, बेइज्जती हुई है, वो ये सब डिजर्व करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि वापस जाके बाकी मुझे लगता है पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स जाके कॉलर से पकड़ के भगा देंगे इसको, मैकलम को। और अगर अभी भी नहीं भगाएंगे तो ये फिर भुगतेंगे और बहुत बुरी तरीके से इनकी टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही गड्ढे में चली जाएगी। काय का एंटरटेनमेंट यार, एंटरटेनमेंट करने का मतलब होता है फाइट तो होना चाहिए। अब बिना फाइट किए आप एंटरटेन करो होम क्राउड्स को जाके दूसरी कंट्री में, तो उससे क्या हो जाने वाला है? ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है। अब आज देखा जाए तो हम और आप खुश जरूर हैं, लेकिन क्या डिड वी गेट एंटरटेन्ड? नहीं ना, मजा तो नहीं आया ना। ठीक है, हम टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन दिल पे हाथ रख के कोई बोले कि हाँ ये बड़ा मजेदार मैच हुआ, मजेदार तो नहीं हुआ मैच। मैच में कुछ तो फाइट हो, चौथे पांचवें दिन तक जाए मैच, कुछ फाइट हो, कुछ पता चले, कुछ एक्साइटमेंट हो कि अरे हाँ हम हार भी सकते हैं। तीसरे चौथे टेस्ट मैच में अच्छा खासा मौका इंग्लैंड के पास था, उल्टे सीधे शॉट मार मार के ये लोग आउट हो गए। जबकि हमको पता था, एज इंडियन टीम सपोर्टर्स हमको मालूम था कि हमारी टीम की हालत खराब है, और अगर इंग्लैंड ने जरा सी सेंसिबली बैटिंग की तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वो इंग्लैंड के जो स्पिनर्स बच्चे थे, जो बिना एक्सपीरियंस वाले आए थे, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रन ही नहीं बनाए। आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, जब हमारी टीम प्रेशर में होती है ना, जब सामने वाली टीम ने रन लगा दिए होते हैं, इनके पसीने छूट जाते हैं सबके बल्लेबाजों के, सारे शॉट वार्ड घुस जाते हैं इनके अलमारियों में। वहां जाके ये भी बॉल ढूंढा करते हैं जब इनके ऊपर प्रेशर होता है कि अब हमको इतने रन बनाने हैं। तो ये बात हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पता नहीं इंग्लैंड का मैनेजमेंट क्यों नहीं समझ पाया ये बात। इनको ये मेंटेलिटी मालूम होनी चाहिए ना। तो अब ठीक है, अब भुगतो आप लोग। तो चलिए, सीरीज तो जीत गए हम, सीरीज 4-1 से जीत गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अब हम टॉप पे तो खैर पहले भी थे। अब कल हिमांशु पाल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइनल में अब कौन आएगा। फाइनल में मुझे लगता है कि हम तो अब पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अब इंडिया की जो सीरीज अब वर्ल्ड T20 के बाद होने वाली है, तो वो क्या न्यूजीलैंड से है, फिर शायद एक बांग्लादेश से है, तो इनको तो हम निपटा देंगे। हालांकि न्यूजीलैंड से हमको थोड़ा डर के रहना चाहिए,
क्योंकि देखिए अब न्यूजीलैंड को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है वो स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे से अब सारी टीमें जो है ना उनको समझ में आ गया इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा मौका था ये सीरीज, अगर ये जीतते नहीं तो बराबर करने का बहुत अच्छा मौका था, ये इंडिया को बहुत टफ फाइट दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मौका गवा दिया। लेकिन मुझे लगता है न्यूजीलैंड सेंसिबली करेगा यहां काम। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को इंडिया के स्पिनर से कमजोर नहीं है। मिचेल सेंटनर, एजाज अहमद, ईश सोढ़ी, ये लोग इक्वली बराबर पड़ेंगे इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को खुद भी समझ में आ गया है कि अब स्पिनिंग ट्रैक बनाया तो मुसीबत हो सकती है, इसलिए अब ये इसी तरह के ट्रैक बनाएंगे। आप ये बात सोचिए, अगर जिस तरह के इंग्लैंड की सीरीज में ये जो विकेट बनाए हैं, अगर ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाए होते तो क्या होता है इनका? ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इनकी ऐसी तैसी फेर देते बुरी तरह से। तो इंडिया को अभी सोचना पड़ेगा आगे। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अगर इस तरह के विकेट होंगे तो न्यूजीलैंड भारी पड़ जाएगा। वहां वो ऐसी बदतमीजी की बैटिंग नहीं करने वाले हैं, और स्पिनर्स उनके भी बहुत अच्छे हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ अच्छी खासी फाइट होगी मुझे लगता है इस बार, क्योंकि इंडियंस खुद भी डरे हुए हैं। स्पिनिंग ट्रैक बनाए तो अब इनके बल्लेबाज खुद रन नहीं बना पाते हैं, और सामने वाले बल्लेबाज अब तैयार होके आएंगे। तो इसलिए न्यूजीलैंड के साथ तो थोड़ा सा फाइट होगी, बांग्लादेश को तो ये निपटा देंगे। फिर उसके बाद जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऐसा लग रहा था इस बार कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा प्रिपेयर्ड होगी, ऑस्ट्रेलिया कुछ मेरे ख्याल से बदला लेने के मोड में होगी, लेकिन अभी तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से ही हार गई है अपने घर में। तो मुझे लग रहा है उनके बल्लेबाजों की हालत खराब है। अब ऐसा हो सकता है कभी कभी टेम्परेरीली लीन पैच आ जाता है। ये अपना मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ तो खैर अब मुझे लगता है कि ही इज वेल पास्ट हिज बेस्ट, या तो फिर ये है कि उसका भी लीन पैच चल रहा है, तो अब कह नहीं सकते कुछ। फिर भी घर पे ऑस्ट्रेलिया डेंजरस तो रहती है, लेकिन उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कोई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छी आई नहीं। हालांकि न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया है, तो अब इंडिया के लिए वो टेस्ट सीरीज टफ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये WTC में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही होगा, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा मैच लॉर्ड्स में फिर से होगा। तो फिर वहां पे हम फिर से अश्विन को लेके जाएंगे, फिर देखते हैं अश्विन क्या करता है, फिर घुमा देना वहां उतनी बॉल बेवकूफों की तरह। मतलब कुछ तो भी बातें थ्योरी देने का कोई मतलब नहीं है, हम सबको पता है। इसलिए अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, वो तो बात की बात है, बाद में देखेंगे हम क्या होता है। चलिए अभी तो ठीक है, ये सीरीज खत्म हो गई, जो कुछ होना था हो गया इंग्लैंड का। अब तैयारी करते हैं IPL की, और IPL के लिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो IPL की टीम एनालिसिस, ऑक्शन एनालिसिस की है, तो उसके बारे में जो अगला वीडियो है वो होगा दिल्ली कैपिटल्स का। तो वो मैं देखिए आज या कल में मैं पोस्ट करूंगा, तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अब 2 दिन और इस टेस्ट मैच के भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो अब मेरे पास टाइम है तो मैं वो करता हूं। और लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।